Hello students, my name is Himanshu Singh and let's make sense of social science one story at a time. एक चैप्टर, एक कहानी, एक लाइफ लेसन. Let's go. आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट. अब नाम से सजेस्ट कर रहा है इसमें अपन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले. इस चैप्टर के अंदर डेवलपमेंट के दो पैरामीटर्स कंपेयर कर रखे. इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, कंट्री के टर्म्स में डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, और जो इंडिविजुअल के डेवलपमेंट है उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है. कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर कंपैरिजन दे रखे कि अपन कैसे कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, और लास्ट में बिल्कुल इसके अंदर दे रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसके 2-3 एग्जाम्पल है. तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है. सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट गोल्स के. सो देखो यहाँ पे हेडिंग लिखिए, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल. अब देखो सिंपल सी बात है, ये बहुत ही एक फैसिनेटिंग चीज़ है. आप लाइफ में भी इसको नोटिस करना कि सारे इंसानों के जो डेवलपमेंट गोल है वो अलग अलग होते हैं. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. मतलब मान लो अगर कोई है ना एक स्टूडेंट है, लेट सपोज वो उसके जो पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा रिच है, तो उसको मनी और वो वाली प्रॉब्लम नहीं है. उसके लिए डेवलपमेंट गोल कुछ और होगा कि मेरा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान जाए और ये वो, क्योंकि उसके पास सारी की सारी फैसिलिटीज़ है. अब अगर मान लो एक स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स के पास में ज़्यादा पैसे नहीं है, तो हो सकता है उसका ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पे ना जाए और वो फोकस करे कि यार आई हैव मनी इशूज़ और मुझे कुछ कमा के कंट्रीब्यूट करना चाहिए घर के अंदर. तो सबके लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग होते हैं. इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करोगे तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल होगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने और मुझे और मल्टीप्लाई करना है अपनी फैक्ट्रीज और जो भी है. अगर आप एक किसान से बात करोगे तो उसका तो डेवलपमेंट गोल है वो बहुत ही रिसेंट होगा कि बारिश ठीक ठाक आ जाए और मैं मेरे जो खेती कर रहा हूँ मैं वो ढंग से हो जाए. तो सबके लिए डेवलपमेंट गोल अलग अलग होते हैं. हाँ, बहुत बार जो दो इंसान के डेवलपमेंट गोल्स होते हैं एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं. मतलब एक दूसरे की तरफ कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर की भी होते हैं. जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल दे रखा है, एक फैमिली के अंदर एक डॉटर है और एक सन है जो आपस में है. इनके बीच में भी आपके इनके जो गोल्स है वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं. जैसे कि जो एक गर्ल है, जो गर्ल चाइल्ड है, शी एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर. अब जो लड़की है उसको लगता है कि जो मेरे भाई को आज़ादी और जो अपॉर्चुनिटी और जो फ्रीडम मिली हुई है वो मुझे भी सेम मिले. और बिकॉज सेम मिले तो दैट मीन्स व्हाट द वर्क आई एम डूइंग इन हाउस होल्ड, जो मैं डेली चूज कर रही हूँ, उसके अंदर जो मेरा भाई है वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करे. तो देखो, भाई घर के काम नहीं कर रहा है, बहन घर के काम कर रही है. भाई को आज़ादी ज़्यादा है, बहन को आज़ादी कम है. तो बहन इज थिंकिंग कि जो आपका भाई है वो घर में मेरी हेल्प कराए, और जितनी इसकी उसको आज़ादी मिली हुई है घर से बाहर जाने के लिए और वो सब चीज़ें, तो वो मुझे भी मिलनी चाहिए. ऑब्वियसली जब ये भाई को पता लगेगा तो जो उसका भाई है उसको ये आइडिया पसंद नहीं आएगा. तो ज़रूरी नहीं है कि आपके जो डेवलपमेंट गोल्स है वो ऐसे प्योर डेवलपमेंट गोल्स है कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता. बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका जो गोल है वो किसी ना किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. ये आपकी जो कंडीशंस है कि ये मेरे लिए डेवलपमेंट है, हो सकता है कि वो कंडीशंस किसी और के लिए बेकार चीज़ हो. जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरे लिए तो डेवलपमेंट गोल है कि पैसा बहुत कमाना है, तो हो सकता है किसी के लिए पैसा बहुत ही इनसिग्निफिकेंट चीज़ हो और वो इसके अलावा चीज़ें ढूंढ रहे. तो इस टॉपिक के अंदर अपन ये भी देखेंगे कि बेसिकली जो लोग होते हैं वो अपने आप से क्या डिजायर करते हैं, मतलब कि कैसे कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर हो सकता है, क्या प्रॉब्लम कंडीशंस हो सकती है. तो इसके अंदर जो एग्जांपल दे रखा है, एक और दे रखा है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रखी है और एक आपके फार्मर्स की बात कर रखी है. अब फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट जो मान लो इंडस्ट्रीज बना रहा है वो ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बने, क्योंकि भैया मुझे बिजली बनानी है. बट डैम बनाने में दिक्कत क्या है कि पीछे जो रिजर्वर बनेगा, जो बैरियर बनेगा, उसके कारण जो आसपास का लैंड है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, सबमर्ज. और वहाँ के जो ट्राइबल्स है उनको वहाँ से क्या कराना पड़ेगा आपको, डिस्प्लेस. तो जब आप ट्राइबल्स को डिस्प्लेस कराओगे तो दे विल रिसेंट दिस, उनको अच्छा नहीं लगेगा एंड वो इसकी जगह क्या प्रेफर करेंगे कि बड़े बड़े डैम रहने दो, हमारा तो हैबिटेट खराब कर रहे हो, मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, छोटे से चेक डैम बना लो या टैंक्स बना लो जिससे हमने लैंड्स को हम इरिगेट कर सके. तो दोनों के कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर हो गए कि डैम जो बन रहा है वो आइडियली तो अच्छी चीज है, बट इस केस में वो डैम अच्छी चीज है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, और वही जो डैम अच्छी चीज है वो किसी और के लिए बहुत ही बेकार चीज हो गई है. तो इस पूरे के पूरे टॉपिक के कंक्लूजन है दो. Different people can have different development goals and many a times the development goals are conflicting in nature. जैसे मैंने भाई बहन वाला बताया था. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, what may be development for one may not be development for other, it may even be destructive for the other. एग्जाम्पल इंडस्ट्रियलिस्ट वाला और जो आसपास में ट्राइबल्स या जो फार्मर्स हैं. ठीक है, तो इस वाले टॉपिक के दो कंक्लूजन है. अब बहुत बार क्या होता है इकोनॉमिक्स के अंदर कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको अपने डे टू डे लाइफ के अंदर से सोच के आपको एग्जांपल लिखने होते हैं. लेट्स सपोज उसके अंदर आ गया
कि ये स्टेटमेंट आ गया कि व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर अदर मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर एंड इट मे बी डिस्ट्रक्टिव। एक्सप्लेन गिविंग 3 एग्जांपल्स। तो आपको अपने आसपास सोसाइटी में ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे आपने कि कोई अगर चीज हो रही है वो किसी के लिए तो बहुत ही बढ़िया है बट किसी और के लिए वो बहुत ज्यादा बेकार है। तो ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट हो रहा है तो वो है ना उसका कोई सिंगल क्राइटेरिया है कि चलो अब इस तरफ ही बढ़ना है। हो सकता है कि आप जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो किसी और के लिए वो चीज बुरी हो। नेक्स्ट है इसके अंदर इनकम एंड अदर गोल्स। अब देखो, अगर अपन बात करें इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंट गोल की बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो तो ऑब्वियसली क्या है, इनकम। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि इनकम के अलावा भी कुछ नॉन मटेरियल चीजें होती है, कुछ इनटैंजिबल चीजें होती है जो आपको चाहिए होती है। जैसे मान लो इफ समवन इज डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब और जो उसकी सैलरी है वो बहुत ज्यादा, लेकिन उसको उस कंपनी में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, फ्रीडम नहीं मिल रहा, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, बॉस उसको परेशान करता है, तो हो सकता है वो जॉब छोड़ दे। ही विल फेस या ही विल फील डिस्क्रिमिनेटेड। बट अगर मान लो ऐसा कोई इंसान है जिसको इनकम से ज्यादा इतना कोई प्यार नहीं है, वो बाकी नॉन मटेरियल चीजें ज्यादा प्रेफर करता है कि मेरे तो मम्मी पापा के साथ रहो, मेरे तो दोस्त मेरे साथ में रहे, ऑफिस से मेरी रिस्पेक्ट हो, बॉस से मेरी बॉन्डिंग अच्छी हो। तो कुछ लोगों को नॉन मटेरियल चीज अच्छी लगती है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बाकी सारी चीजें छोड़ो, हमको तो भैया इनकम चाहिए, पैसे ज्यादा चाहिए। आइडियली जो सबसे बेस्ट कंडीशन है वो क्या है कि जो पीपल है वो जनरली दे टारगेट फॉर अ मिक्स ऑफ गोल्स। मिक्स ऑफ गोल्स मतलब क्या है, इसके अंदर आपका इनकम भी आ गया, इसके अंदर आपका नॉन मटेरियल थिंग्स भी आ गए। नॉन मटेरियल थिंग्स मतलब विच सिंपल तरीके से बोले तो विच कैन नॉट बी टच्ड, इनटेंजिबल चीज होती है, जैसे कि फ्रेंडशिप हो गया या सिक्योरिटी हो गया या आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया या बॉन्डिंग हो गई आपके बॉस के साथ में, कॉलीग्स के साथ में। तो आइडियली इंसान को ये दोनों चीजें चाहिए होती है कि थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाए और थोड़ा बहुत आपका नॉन मटेरियल चीजें भी मिल जाए। क्योंकि इसके दोनों एग्जांपल है, आपकी इनकम बहुत ही अच्छी लेकिन आपका ट्रांसफर कर दिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। अब घर से दूर, दोस्त से दूर, आपके कल्चरल जो वाला पार्ट था, जो कॉलीग्स थे आसपास के उनसे दूर, और वहां पे जाके आप काम कर रहे हो, लेट सपोज अब वहां पे बोर हो गए, यू विल फील आइसोलेटेड, तो आप बोलोगे इतनी इनकम का क्या फायदा। वेयर एज उल्टा, आपकी इनकम बहुत ज्यादा कम है लेकिन आप अपने घर के अंदर पेरेंट्स के साथ में रह रहे हो, बचपन के दोस्त है, तो भी आपको लगेगा कि यार इतनी सारी चीजों से क्या फायदा जब पैसे ही नहीं है। तो प्रॉपर कंडीशन कि दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, इनकम प्लस नॉन मटेरियल थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि अगर अपन बात करें विमेन की, तो विमेन को लेके एक है ना परसेप्शन होता है, बिकॉज आपने नोटिस भी किया होगा कि जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है जनरली वर्ल्ड के अंदर, अब तो मेनी थिंग्स आर चेंजिंग। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है कि जो होम मेकर होती है या हाउसवाइफ जैसे पहले बोलते थे उनके लिए, और जो आपके वर्किंग वुमेन होती है, तो दोनों की सोसाइटी में रिस्पेक्ट थोड़ी अलग तरीके से होती है। मतलब इफ यू विल ऑब्जर्व कि इट इज ट्रू दैट वुमेन आर एंगेज्ड, इफ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। पहली बात तो ये कि यही इटसेल्फ एक प्रॉब्लमेटिक चीज है कि अगर कोई वुमेन है वो घर में कंट्रीब्यूट कर रही है फाइनेंशियली एंड शी इज वर्किंग आउटसाइड, तो उसकी ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। ये तो अच्छी बात है। प्रॉब्लमेटिक चीजेस कि इसके अगेंस्ट में कॉन्ट्रडिक्शन में जो फीमेल है जो है ना पेड वर्क में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब वो खाना बना रही है, काम कर रही है और वो सब चीजें कर रही है घर का, बट शी इज नॉट इन्वॉल्व इन पेड वर्क, तो हो सकता है कि सोसाइटी और घर में उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं हो, ये बोल के कि यार ये तो काम ही क्या करती है। तो एक तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज है, बट ये प्रॉब्लम इस चीज में डिस्कस नहीं कर रखी है चैप्टर के अंदर। इसके अंदर तो बोल रखा है कि अगर जो वुमेन है वो घर के बाहर जाके काम करती है और अगर शी इज इन्वॉल्व इन फाइनेंशियली आपके घर के अंदर, तो सोसाइटी और हाउस होल्ड के अंदर उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, विच इज ट्रू। अब इट इज ऑल्सो द केस इफ देयर इज रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, there would be more sharing of housework and greater acceptance of women working outside. That means अब अगर मान लो कि आप वुमेन की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो और आपको लगता है कि शी इज इंडिविजुअल और वो आपके इक्वल है, मतलब मेन की बात करूं तो है ना इनकी घरों के अंदर इनका जो काम है वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब बहुत बार पहले के टाइम पे क्या होता था कि वाइफ ही सारा काम कर रही है और हस्बैंड कोई काम ही नहीं कर रहा है। अब मान लो अगर वाइफ भी वर्किंग और हस्बैंड भी वर्किंग है और दोनों घर पर आए, तो वाइफ, हस्बैंड ये नहीं बोल सकता ना कि हाँ भैया चलो खाना बना दो और सारे के सारे घर के जो काम है वो कर दो। तो वाइफ बोल सकती कि मैं भी ऑफिस से आई हूँ, आप भी ऑफिस से आए हो, तो हमको दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। तो वही वाला इसके अंदर चीज है कि अगर वुमेन का रिस्पेक्ट होगा तो घर के अंदर जो उसका काम है उसको भी प्रॉपर तरीके से अपन डिवाइड कर देंगे, और जितना ज्यादा सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ेगा, जितना ज्यादा सिक्योर एनवायरनमेंट बढ़ेगा घर के अंदर भी और बाहर भी, तो ज्यादा से ज्यादा वुमेन विल टेक अप मोर जॉब्स एंड मोर बिजनेसेस। समझ में आया? तो ये इसके अंदर एग्जांपल दे रखा है जिसके अंदर वी आर चूजिंग टू टारगेट मिक्स ऑफ गोल्स, दैट इज इनकम प्लस नॉन मटेरियल थिंग्स। वुमेन के केस में ये, अगर वो घर के बाहर जाके काम करेगी, पेड वर्क के अंदर इन्वॉल्व है, तो उनकी इज्जत ज्यादा होगी, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर ऑटोमेटिकली वुमेन की इज्जत ज्यादा होगी, मतलब बिकॉज आपको सबकी इज्जत ही करनी चाहिए, मतलब वुमेन या मैन कोई भी हो,
तो घर के अंदर उनका जो काम है वो थोड़ा सा उस पर प्रेशर कम हो जाएगा, बिकॉज जो हाउस होल्ड वर्क है वो डिवाइड हो जाएगा। और अगर मान लो एनवायरनमेंट सेफ हुआ ऑफिस का और आपके कंट्री का या सिटी का या आपके घर का, तो ऑटोमेटिकली वुमेन विल फील मोर मोटिवेटेड टू वर्क इन द ऑफिस और कोई आपका बिजनेस वो स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट है इसके अंदर, अब अपन बात करते हैं कंट्री के डेवलपमेंट की। अब कंट्री के डेवलपमेंट भी वही फैसिनेटिंग चीज है। जब सारे इंसानों के लिए नेशनल डेवलपमेंट का गोल अलग अलग हो सकता है, तो बहुत बार लोगों के लिए उनके दिमाग में जो नेशनल डेवलपमेंट का गोल है वो डिफरेंट के साथ में कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का भी हो सकता है। मतलब मान लो मैं अगर बोलूं कि मेरे लिए तो देश की जो ग्रोथ है वो एक्स चीज में, कोई इंसान बोले कि मेरे लिए तो जो देश की जो ग्रोथ है वो वाई वाली चीज में, बट जो एक्स वाली चीज है और जो वाई वाली चीज है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, एक दूसरे की तरफ कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो ये सिंपल सी बात है, ये बहुत जगह आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। जैसे कि मान लो एक कंसेप्ट है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कुछ पार्टीज है, कुछ आइडियोलॉजी है, वो प्रेफर करते हैं कि जितना कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा उतना कंट्री का ग्रोथ होगा। कुछ पार्टीज है या कुछ आपके आइडियोलॉजी वो बोलते हैं कि नहीं, एफडीआई बहुत ही बुरी चीज है, एफडीआई नहीं होना चाहिए और कंट्री में लोकल बिजनेसमैन को फायदा मिलना चाहिए, ये सारी चीजें। तो सबके लिए कंट्री के डेवलपमेंट का जो नोशन है वो अलग अलग होता है और बहुत बारी कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का ही होता है। तो पॉलिटिक्स के अंदर भी आपने देखा होगा, इंडिया की जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है सबके लिए डेवलपमेंट, अपन ओवरआर्चिंग थीम में बोले तो डेवलपमेंट इससे कि सब लोग ग्रोथ चाहते हैं, बट डेवलपमेंट को अटेन करने का जो मीडियम है वो सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे बीजेपी का अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, कांग्रेस का अलग हो सकता है, सीपीआईएम जो कि बेसिकली आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इनका जो गोल है नेशनल डेवलपमेंट का वो तो बिल्कुल ही अलग है। तो सबका अलग अलग गोल हो सकता है। अब अपन कैसे कंपेयर करते हैं कंट्रीज को या स्टेट को कि व्हाट इज द क्राइटेरिया, बिकॉज अगर अपन क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया तो बहुत कुछ भी हो सकता है। जैसे इस बुक के अंदर आपको एग्जांपल भी दे रखा है कि आप है ना, इफ यू आर अ टीचर और क्लास के अंदर आपके स्टूडेंट्स है, अब कोई आपसे पूछे कि भैया आपका बेस्ट स्टूडेंट कौन सा है, तो मैं जो बेस्ट डिसाइड करूंगा, बेस्ट इज अ सब्जेक्टिव टर्म, मतलब ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं ना, मेरे लिए बेस्ट कोई और हो सकता है और मैंने पैरामीटर क्या चूज किया है कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए किसी ने मुझे बोला कि आपको बेस्ट स्टूडेंट्स चूज करने जो है ना एथलेटिक हो, जो इनको फुटबॉल की टीम बनानी है, तो फिर मेरे दिमाग में थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि चल ठीक है, तो एथलेटिक है तो मैंने ये 5 लोग सेलेक्ट कर लिए। तो डिपेंड भी ये करता है कि आप जब किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो तो आप क्राइटेरियाज क्या ले रहे हो। जैसे कि जब मैं अभी कंट्रीज को कंपेयर कर रहा हूं तो व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट आई एम चूजिंग टू टेक, कि मैं किस बेसिस पे कंट्रीज को कर रहा हूं। जैसे कि मान लो कोई बोल सकता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से कंट्रीज को कंपेयर करो, कोई बोल सकता है बर्थ रेट, डेथ रेट के हिसाब से। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर और जो सबसे ओल्ड पैरामीटर है कंट्रीज को कंपेयर करने का कि रिच कंट्री है, पुअर कंट्री है, या डेवलपिंग है, या डेवलप्ड है, या अंडर डेवलप्ड है, वो जो क्राइटेरिया दैट इज इनकम। तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट और सबसे जो फेमस है वो क्या है, इनकम। हाँ, इसके अलावा और भी बहुत क्राइटेरियाज है जो अपन चैप्टर में भी आगे जाके पढ़ेंगे कि इनकम के अलावा भी अब बहुत सारी चीजें ऐड हो गई है। तो अपन इसके अंदर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भैया कंट्री की इनकम निकालनी है, तो फर्स्ट कंडीशन की आपको टोटल इनकम निकालनी है। टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स, दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। तो पहला क्राइटेरिया होगा कि आपको कंट्रीज को कंपेयर करना है तो कंट्रीज की टोटल इनकम निकालनी है। टोटल मतलब क्या होता है, कंट्री में जितनी भी पॉपुलेशन है उन सबकी इनकम को ऐड कर दो, हो गई आपकी टोटल इनकम। वाह, चलो आप कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। नहीं, बहुत ही बेकार तरीका ये, बिकॉज जब मैं बोल रहा हूँ कि आप कंट्रीज को कंपेयर करना है और आपने हर कंट्री की पॉपुलेशन को ऐड कर दिया, तो कंपेरिजन कैसे हुआ? इसमें कॉन्स्टेंट क्या चीज है? हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग है और हर कंट्री की जब पॉपुलेशन अलग है तो नंबर अलग आएगा, और जब नंबर अलग आएगा तो फिर ये तो जजमेंट ही बहुत बेकार हो गया ना। However, comparison between countries, the total income is not a useful measure since countries have different population. So जब countries की population अलग अलग है तो फिर जो total income है वो तो अलग ही होगा ना। Average income क्या earn कर रहा है वो तो अपन पता ही नहीं लगा सकते। Average जो इंसान है वो क्या earn कर रहे हैं। जब हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग, मैंने हर कंट्री की पॉपुलेशन के सारे उनकी जो इनकम उनको ऐड कर दिया, तो एक कंट्री के अंदर एक एवरेज इंसान क्या अर्न कर रहा है वो तो मेरे पास में क्राइटेरिया ही नहीं है। तो टोटल इनकम की प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमने कि चलो भैया अपन एवरेज इनकम निकालते हैं। एवरेज इनकम बोल लो या पर कैपिटा इनकम बोल लो, इसमें बहुत ही सिंपल है, क्या है, जो भी कंट्री की इनकम है उसको डिवाइड कर दो उसकी पॉपुलेशन के साथ में। तो ये सबसे पहला पैरामीटर था जिसमें आपने टोटल इनकम निकालनी, पॉपुलेशन को ऐड कर दो। ये दूसरा पैरामीटर था जिसके अंदर आपने पर कैपिटा, कैपिटा मींस हेड, तो पर हेड इनकम या फिर आपको हो गया एवरेज इनकम। इसमें आपने बोला कि कंट्री की टोटल इनकम है, उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो एवरेज इनकम आ जाएगी। तो लोगों ने बोला हाँ ठीक है, बट अब इसमें भी प्रॉब्लम है। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपके एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल भी दे रखा है। लेट्स सपोज देयर आर 5 सिटीजन्स
मतलब और देर आर 5 देर आर 5 सिटीजन और 2 कंट्रीज उनको दे रखे, और दोनों कंट्रीज की जो एवरेज इनकम है वो सेम है। लेट्स सपोज दोनों कंट्रीज की जो एवरेज इनकम है वो है 10,000 और आपकी 10,000। अब उन 5 सिटीजन से पूछे लॉटरी सिस्टम के, बताओ आपको कौन सी कंट्री के अंदर रहना प्रेफर करना है, और उनको नहीं पता है अभी इंडिविजुअल इनकम क्या है, उनको पता है कंट्री की एवरेज क्या है। तो जब दोनों कंट्रीज की एवरेज इनकम सेम है तो वो जो 5 सिटीजन है वो तो कोई भी कंट्री चूज कर सकते हैं कि भैया ए में डाल दो या बी में डाल दो। बट अब इसमें एक कैच है, एवरेज इनकम क्या है, मैंने क्या बताया, टोटल इनकम अपन टोटल पॉपुलेशन। वो जो 10,000 है एक कंट्री में वो डिवाइड कर रखा है 2 2 2 2 2, तो ये 10,000 हो गए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। और वेरस एक कंट्री है जिसकी आप मतलब एक और जो है उसके अंदर है ना, एक की आपकी 6,000 है और बाकी 4 की 1,000 इनकम है। अब मान लो उसने ए वाला कंट्री चूज किया है जिसके अंदर सबकी इनकम है 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000, तो इनकम इज लेस बट एटलीस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल, ठीक है ना, ऑलमोस्ट एवरीवन इज ऑन द सेम क्राइटेरिया, सेम पैरामीटर। बट अगर मान लो उसने कंट्री बी चूज किया जिसमें ए की 6,000 है और बाकी 4 की 1,000 1,000 1,000 1,000, और अगर उन 4 में से मतलब मान लो उसका एक हो गया कि पता चला मेरी तो 1,000 इनकम है, तो ये बहुत ही बेकार चीज हो जाएगी। तो एवरेज इनकम के साथ में प्रॉब्लम क्या है, एवरेज इनकम आपको ये नहीं शो कर पाता कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है लोगों के बीच में, वो डिस्पैरिटीज को हाइड कर देता है। डिस्पैरिटीज मतलब होता है डिफरेंसेस। जैसे कि अब मान लो ये मैं बोलूं कि यार 2 क्लास बहुत ही अच्छी, इन दोनों क्लास के देखो एवरेज मार्क्स तो बिल्कुल सेम आए हैं, तो एक्चुअल में इट इज नॉट द करेक्ट क्राइटेरिया टू जज कि इंडिविजुअली मार्क्स कितने हैं। बिकॉज हो सकता है ना कि 2 एवरेज सेम हो सकते हैं, अंदर डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो, एक स्टूडेंट के बहुत ही ज्यादा आ गए हो और बाकी स्टूडेंट्स के बहुत ही बेकार नंबर आए हो, तो उनको ऐड कर दिया तो एवरेज आ गया। और बाकी वाली क्लास के अंदर जो आपके ऑलमोस्ट सबके मार्क्स इक्वल है तो वहां पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वैसे देखा जाए तो अच्छी क्लास कौन सी हो जाएगी, वो बी वाली, कि ऑलमोस्ट सबके सेम 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 मार्क्स है। पहली वाली में एक किया बहुत ही अच्छे और बाकी सबके बिल्कुल ही बर्बाद मार्क्स है। तो एवरेज इनकम क्या आपको, तो इंडिविजुअल लेवल पे कौन कितना अर्न कर रहा है वो आपको पता नहीं लगता है, दे हाइड डिस्पैरिटी। तो ये उसकी 2 प्रॉब्लम्स है कि वो इनके डिस्पैरिटी हाइड करता है और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अपन को पता नहीं लगता। तो ठीक है, फिर इसका एक और सोल्यूशन निकालना। अब एक आपका है वर्ल्ड बैंक, आपको पता होगा ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ आपने नाम सुना होगा, वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे लास्ट में बने थे, इनको बोलते हैं ब्रेटन वुड ट्विंस। वैसे वर्ल्ड बैंक का एक और नाम है ऑफिशियली, इसको अपन बोलते हैं आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वैसे यही नाम यूज होता है बट आजकल चलो वर्ल्ड बैंक यूज होने लग गया। तो वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकलती है जिसको अपन बोलते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसके अंदर भी पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग जज करते हैं, बट इन्होंने कुछ वैल्यूज दे रखी है जो वैल्यूज चेंज होती रहती है। अब न्यू वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2023 ईयर का डेटा आपकी बुक के अंदर दे रखा है। अब वो डेटा क्या है कि जिन भी कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम 63,400 यूएस डॉलर पर एनम से ज्यादा है उनको अपन बोलेंगे हाई इनकम और रिच कंट्रीज। तो जिन भी कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम साल की 63,400 यूएस डॉलर से ज्यादा है मतलब वो हो गए रिच कंट्री। जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम पर एनम 2,400 यूएस डॉलर से कम है वो हो जाएंगे आपके लो इनकम कंट्री। तो जो अपर क्राइटेरिया है वो 63,000 प्लस, जो लोअर क्राइटेरिया है वो है आपका 2,400। इनके बीच में जो कंट्रीज आते हैं वो हो जाएंगे आपके मिडिल इनकम कंट्रीज। बट अब इंडिया का आता है, इंडिया इज नॉट क्लोजर टू 63 नंबर, इंडिया इज रादर क्लोजर टू 2,400 नंबर। तो इंडिया अप्रोक्सीमेटली आए, इंडिया की पर कैपिटा इनकम है 10,030 यूएस डॉलर पर एनम अकॉर्डिंग टू 2023 को देखें तो अपन 10,000 से अपन हम पुअर कंट्री बनने के ज्यादा करीब है इन कंपैरिजन टू अगर मैं बात करूं रिच कंट्री बनने के। इसलिए इंडिया वाली मतलब इंडिया और उसके आसपास की जो कंट्रीज है उनको डायरेक्टली मिडिल इनकम कंट्री नहीं बोल के उनको बोलते लो मिडिल इनकम कंट्री। सी लो मिडिल इनकम कंट्री बिकॉज हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो है 10,030 यूएस डॉलर। सो वी आर मतलब अगर वो इंडिया में मान लो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो हमारी प्रोबेबिलिटी कि हम इस तरफ जाएंगे रादर देन कि कोई मैजिकल चीज हो जाए और मिरेकुलस चीज हो जाए अपन इस तरफ चले जाएंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने? और इसी को अपन डेवलप्ड और डेवलपिंग के अंदर बांट सकते हैं। अब इसके अंदर लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, द रिच कंट्रीज 63,000 प्लस वाले प्लस 400 वाले excluding countries of Middle East and certain small countries are generally called developed countries। मतलब मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज है जिनकी पर कैपिटा इनकम 63,400 यूएस डॉलर से ज्यादा है, दे आर रिच कंट्रीज, बट उनको अपन कंसीडर नहीं करते डेवलप्ड कंट्रीज में। अब ये क्या चीज है?
जब 63,400 यूएस डॉलर से ज़्यादा आपकी इनकम है तो आप रिच कंट्री तो बन गए, बट यू आर नॉट येट डिक्लेयर्ड एज अ डेवलप्ड नेशन। इनको आप मानते नहीं, यूनाइटेड नेशंस क्यों नहीं मानता? बिकॉज डेवलप्ड नेशन बनने के लिए इनकम के अलावा बाकी क्राइटेरियाज भी होती है, जैसे आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डेथ रेट, बर्थ रेट, आईएमआर, और आपका प्रेस लॉज और लेबर लॉज, और बहुत सारे पैरामीटर्स है जो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में, मतलब वही वाली बात है ना, सिर्फ एक सिंगल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपन नाम डिसाइड नहीं करते, बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज है। उन क्राइटेरियाज में ये जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है वो नहीं बैठते, बिकॉज उनकी जो इनकम का सोर्स है, मेनली जो उनका इनकम का चंक है, दैट इज बेस्ड ऑन ऑयल। ऑयल के अलावा रादर उनके पास में ऐसा कोई ज्यादा बड़ी कोई और कोई चीज नहीं है जिससे वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, या फिर वो बाकी यूरोपियन कंट्री से थोड़े से बेटर है। तो यस, पैसों के हिसाब से दे आर रिच कंट्रीज, बट उनको यूनाइटेड नेशंस इंक्लूड नहीं करता है डेवलप्ड नेशंस के अंदर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब देखो, कंट्रीज को जैसे अपन ने कंपेयर किया था इनकम के टर्म्स में, वैसे अपन स्टेट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं इनकम के टर्म्स में। अगर अपन सिर्फ इनकम के टर्म्स में देखें तो आपके एनसीईआरटी में ये एक टेबल दे रखी है। पुरानी वाली एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो टेबल रिमेन्स द सेम, लेकिन जो डेटा है वो चेंज हो गया, बिकॉज जो ईयर अपन ने लिया है वो पुरानी एनसीईआरटी में लगे। बहुत पुरानी में 14-15 का है, इससे पुरानी वाली में 18 का है। ये जो 2025-26 वाली एनसीईआरटी है उसके अंदर 2021-22 का डेटा है। तो अगर अपन देखें पर कैपिटा इनकम देखें कि पूरे साल में किसी एक स्टेट का कितनी पर कैपिटा इनकम है, तो जो हरियाणा है उसमें पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। ये देखो 2,64,000 प्लस आपकी जो पर कैपिटा इनकम है हरियाणा की है। केरला के देखे 234 है, और जो बिहार के देखे वो ओनली 47,498। दैट मीन्स that on an average a person in Haryana earns 2,64,729 in 1 year, whereas an average a person in Bihar earns only 47,500। तो अगर मैं सिर्फ इनकम को मेन क्राइटेरिया की तरह देखूं तो इन तीनों में से देख के ही पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट कौन सा है, हरियाणा, और सबसे लीस्ट डेवलप्ड स्टेट कौन सा है, बिहार। अब इनकम के टर्म्स में ये जो क्राइटेरिया, इट इज ट्रू कि हरियाणा सबसे ज्यादा डेवलप्ड है और जो बिहार है सबसे लीस्ट डेवलप्ड है। लेकिन मैंने क्या बताया, मॉडर्न टाइम्स के अंदर इकोनॉमिक्स में अपन इनकम को क्राइटेरिया तो लेते हैं, बट इनकम के साथ में हमने बाकी चीजों को भी ऐड कर दिया है। अब इंटरेस्टिंग चीज आती है जो अगले वाली स्लाइड में। उस पर कैपिटा इनकम वाले डेटा से मैं और ज्यादा एक्सटेंड करूं तो फिर से अपन ने यहाँ पे 3 स्टेट लिखे हुए। अब इन 3 स्टेट्स में अपन ने कंपेयर कर रखा है डिफरेंट क्राइटेरिया के साथ में। पहला क्राइटेरिया है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो क्या होता है, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। IMR मीन्स कि 0 से 1 की एज में जितने बच्चों की डेथ होती है इन कंपैरिजन टू 1000 जो बच्चे बोर्न होते हैं, जो लाइव बर्थ्स होते हैं, तो वो हो गया IMR। तो आइडियली IMR एक स्टेट के अंदर कम होनी चाहिए, मतलब है ना, क्योंकि पर डेथ्स की बात कर रहे हैं। अब यहां पर देखो IMR के अंदर केरला में सबसे कम IMR है, ओनली 6। मतलब अगर अपन केरला की बात करूं तो एक साल में 1000 लाइव बर्थ्स के कंपैरिजन में 6 बच्चों की डेथ हो जाती है जिनकी एज है 0 to 1। और अगर मैं हरियाणा की देखूं तो वो देखो कितनी है, हरियाणा की मतलब आपके जो ट्रिपल से भी ज्यादा है, ठीक है ना, केरला के कंपैरिजन में। तो हरियाणा को मैं IMR के हिसाब से देखूंगा तो ये ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। वैसे ही अगर अपन बात करें लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट देखो अब केरला की 17-18 के अकॉर्डिंग दे रखी है 94% है, हरियाणा की कितनी दे रखी है, ओनली 82%। बिहार तो इस केस में भी बहुत ज्यादा बेकार है, मतलब इन तीनों टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट। नेक्स्ट अपन देखें नेट अटेंडेंस रेशियो। अब नेट अटेंडेंस रेशियो होता क्या है? अटेंडेंस रेशियो, स्कूलिंग, number of children of the age group 15 to 17 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। मतलब 15 से 17 साल के जो बच्चे हैं इंडिया में, उनका परसेंटेज जो कि आपके स्कूल अटेंड कर रहे हैं। तो आइडियली नेट अटेंडेंस रेशियो ज्यादा होना चाहिए किसी जगह पे। केरला का नेट अटेंडेंस रेशियो देखो हाईएस्ट है 94%। अगर अपन हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में नेट अटेंडेंस भी कम है। तो अगर अब मैं इनकम और बाकी क्राइटेरियाज को भी देखूंगा तो जो समवॉट सब चीजों में बेस्ट है, मतलब बेस्ट तो क्या, सब चीजों में बेटर है, वो हो जाएगा अपना केरला। ठीक है, बिहार तो देखा जाए तो इनकम के टर्म्स में भी और बाकी पैरामीटर्स के टर्म्स में भी इन दोनों स्टेट से बेकार है। तो बिहार रिमेन्स इन द लास्ट। बट मैं इनकम के हिसाब से देख रहा था तो हरियाणा फर्स्ट पे था, बट मैंने इनकम के साथ में बाकी क्राइटेरियाज को भी ऐड किया। तो देखो केरला की बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30,000 का डिफरेंस है इनकम के टर्म्स में। लेकिन जब मैं IMR और नेट अटेंडेंस देखता हूं तो केरला बहुत फार अहेड है।
सिंपल सी बात है। तो जब मैं बाकी पैरामीटर्स को देखता हूं तो जो केरला है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट बन जाएगा व्हेन आई एम सीइंग अदर क्राइटेरियाज बिसाइड्स इनकम। लेकिन अगर मैं सिर्फ इनकम देखूंगा तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब इस डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है वो कौन सा हो जाएगा? आपका हरियाणा। सिंपल सी बात है। अब इस चैप्टर के अंदर ये भी दे रखा है कि केरला में जो IMR है स्पेसिफिकली वो इतना कम क्यों है? बिकॉज Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and education facilities. इस केरला की गवर्नमेंट ने सिंस इंडिपेंडेंस के बहुत टाइम तक इस पे काम किया है, HCF या फिर HRD। ये आपने सुना है पीपल एज अ रिसोर्स वाले चैप्टर में 9th स्टैंडर्ड के अंदर। HCF मींस वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, HCF मींस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड HRD मींस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब एक कंट्री अपने सिटीजन्स के ऊपर वर्क करती है एजुकेशन के अंदर, स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए और हेल्थ के ऊपर, तो केरला की गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स पे इस चीज पे काम किया है। सिमिलरली कुछ कुछ स्टेट्स ने अपने अंदर मतलब अपने स्टेट्स के पैरामीटर्स के अंदर PDS सिस्टम को अच्छा किया है। इस PDS सिस्टम के कारण वहां पे अब खाना वाना और हेल्थ और सब कुछ मैनेज है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक स्टेट है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन्होंने PDS में काफी अच्छा काम किया। PDS आई एम श्योर सबको पता होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो फार्मर से क्रॉप्स को प्रोक्योर करती है MSP पे, फिर वो सेल करती है इशू प्राइस पे राशन शॉप्स के थ्रू। इस पूरे प्रोसेस को अपन बोलते हैं PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर, अच्छा ये तो है ही, नेक्स्ट है इसके अंदर अपना पब्लिक फैसिलिटीज। अब पब्लिक फैसिलिटीज की अगर अपन बात करें तो जब अपन है ना इनकम की बात करते तो इनकम की टर्म्स में मैंने क्या बताया था क्लियरली, एवरेज इंसान जो हरियाणा के अंदर है उसकी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा है केरला के कंपैरिजन में और आपके बिहार के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी वो ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, बहुत सारी चीजों में वो पीछे है। बिकॉज बहुत ही फेमस लाइन आपने सुना भी होगा कि पैसों से सब चीजें नहीं खरीद सकते, पैसा इंपॉर्टेंट है बट सबसे सब चीजें आप नहीं खरीद सकते। तो उसमें लिखा हुआ है बिकॉज मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। अब ये देखो क्या है, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीज है। कुछ लोग बोलते हैं कि मनी इज एवरीथिंग, कुछ लोग बोलते हैं कि मनी इज नॉट एवरीथिंग। इस वाले चैप्टर के अंदर बेसिकली अपन सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से देखें और अगर अपन ना बेटरमेंट के हिसाब से देखें ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो इस चैप्टर के अंदर कंक्लूजन ये निकाला है कि मनी इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर। ऑब्वियसली अपन जब कंट्रीज को भी कंपेयर कर रहे हैं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वी आर टेकिंग इनकम, बट स्टिल मनी बिल्कुल आइसोलेट होके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। मनी के साथ में बाकी भी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पास में सिर्फ पैसा है तो नेसेसरली जरूरी नहीं कि आपको बाकी चीजें में मिल जाएगी ऑन द इंडिविजुअल लेवल। हाँ, कलेक्टिव तरीके से आपको मिल सकती है। ये मैं जो बताना चाह रहा हूं मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। अब देखो इट इज रिटन कि द मनी नॉर्मली द मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। अब मैं बहुत ज्यादा पैसे वाला हूं तो मैं पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट को खरीद नहीं सकता। इफ आई एम इन दिल्ली एंड आई एम अ बिलियनर तो मैं नहीं खरीद सकता ना, मतलब मौसम तो कैसे खरीद सकता हूं मैं पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। हाँ, मैं गाड़ी में फिल्टर लगा सकता हूं, अपने घर पे लगा सकता हूं, ऑफिस के अंदर लगा सकता हूं, बट जो एटमॉस्फेयर है, जो ओपन एटमॉस्फेयर वो तो वैसे ही रहने वाला है, उसका मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। और एंश्योर दैट यू गेट अनअडल्टरेटेड मेडिसिन। अब अनअडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, तो उल्टा पड़ते हैं। एडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज, जैसे कि दूध में पानी डालना और दाल में वो पेबल्स डाल के उसको कलर कर देना, केमिकल्स जो मेडिसिन के अंदर उसके अंदर फेक चीप केमिकल्स डाल देना, उसको बोलते हैं अडल्ट्रेशन। तो अगर मैं बहुत ज्यादा पैसे वाला हूं तो भी गारंटी नहीं है कि मेरे को पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिल जाएगा, कि जो मेरी जो मेडिसिन होगी वो है ना बिल्कुल ही प्योर होगी और उसके अंदर किसी चीज की मिक्सिंग नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी that already has all these things। अब दिल्ली में मैंने बताया कि मान लो देयर इज अ सर्टेन रीजन जहां पर है ना बहुत सारे पेड़ हैं और है ना आपकी जो क्या नाम है आपका एयर क्वालिटी वो भी अच्छी रहती है, वहां पर जो इन हाउस मान लो मेडिसिनल सर्विसेज है और वहीं के लोग पूरा का पूरा ध्यान रखने पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो मतलब कम्युनिटी स्पेस मान लो, तो वहां पर अगर आप जाओगे तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, बट वो आपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे नहीं किया, वो कम्युनिटी में किया है कि ऑलरेडी किसी जगह पे ऐसा हो रहा था और वहां पर आप पहुंच गए। इट्स लाइक सेइंग कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है एंड आई एम मूविंग डाउन टू सम पर्टिकुलर विलेज, बट उस पर्टिकुलर विलेज में जब मैं जाऊंगा तो उस पर्टिकुलर विलेज में ऑलरेडी पॉल्यूशन कम होगा, उसमें ऑलरेडी मेडिसिन है वो ढंग की होगी, तो मैं वहां पर जाऊंगा एंड आई विल कंट्रीब्यूट। तो वो विलेज है इसलिए मुझे ये सारी चीजें मिली है। इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं दिल्ली में रहूं तो हो सकता है मेरे पास में सारी की सारी चीजें ना आए।
तो कम्युनिटी लेवल पे हाँ, जैसे इसके अंदर और इट इज रिटन दैट मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स। जस्ट बिकॉज आई एम अ मिलियनर और बिलियनर, तो मेरे को कफ या कोल्ड या लेट सपोज कुछ सालों पहले जो कोविड आया था वो नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है अनलेस जहां पर मैं रहता हूं और जो मेरे लोग कनेक्टेड है, जो मेरा ऑफिस है, वहां के जो लोग हैं वो सारे के सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। तो अगेन मेरा जो वेल बीइंग है वो इस पर्टिकुलर केस के अंदर भी मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो कलेक्टिवली डिपेंडेंट है आपकी कम्युनिटी के ऊपर। ये समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? इंडिविजुअल लेवल पे आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, वो कम्युनिटी के लेवल पे ही होता है। इसका एक और एग्जांपल जैसे इसमें दे रखा है, पहले इसके अंदर वो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक्चुअली फ्रॉम मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेस कलेक्टिवली। आप किसी पॉश लोकेलिटी में रहते हो, किसी कॉलोनी के अंदर रहते हो और वहां पे चोरी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या होती थी पास्ट में। अब 50 घर है उस कॉलोनी के अंदर, सबने अपने अपने गार्ड रख लिए हैं। ये फीजिबल नहीं है, सब लोग केपेबल भी नहीं है और ना उनकी डिजायर है, और प्लस इतने सारे गार्ड्स, इतना ज्यादा खर्चा, इसके अगेंस्ट में आपने पूरी कॉलोनी में कंट्रीब्यूट करके एक गार्ड रख लिया, उनका एक गार्ड हाउस बना दिया, सिंपल। तो बहुत चीजें कलेक्टिव तरीके से हो जाएगी तो फिर भी मेंटेन हो सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे करोगे तो वो चीपेस्ट तो नहीं होगा। हाँ मतलब इफ यू आर केपेबल की बहुत ही ज्यादा पैसे और आपको उड़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सब कुछ अपना पर्सनल लेवल पे कर सकते हो, बट जनरली सोसाइटी के हिसाब से और सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि आप कलेक्टिवली कोई चीज करो। जैसे कि बहुत बार अपन कोई चीज करना चाहते हैं तो अपन इसलिए कर पाते हैं बिकॉज जहां पर अपन रहते हैं वहां पर इट इज नॉर्मलाइज्ड। अगर मैं कोई चीज करना चाहता हूं जो जिस जगह पे मैं रहता हूं वहां पर नॉर्मलाइज नहीं है तो हो सकता है मैं वो चीज नहीं कर पाऊं। मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, जैसे इसमें दे रखा है कि मान लो इफ यू आर लिविंग इन अ विलेज और मतलब पर्टिकुलर आइसोलेटेड टाउन, वहां पे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करता पर आपको पढ़ना है तो आप नहीं पढ़ पाओगे बिकॉज कोई पढ़ाई लिखाई करता ही नहीं, वहां पर वो फैसिलिटीज ही नहीं, वहां पर स्कूल्स ही नहीं, वहां पर टीचर्स ही नहीं है। बट अगर आपके गांव में, आपके लोकेलिटी में आपके अलावा बाकी बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं तो कलेक्टिवली जब बहुत लोग कुछ करना चाहते हैं तो वहां पर अब गवर्नमेंट काम करेगी, वहां पर जब लोग सामने आएंगे और स्कूल खुलेगी और कॉलेज खुलेगी और लोग आएंगे। तो जस्ट बिकॉज मैं या हम जिस जगह पे रहते हैं वहां पर कोई चीज अलाउड है या सब लोग करते हैं तो हम उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं किसी ऐसी जगह पे जाऊं जहां पर लोग वो चीज करते ही नहीं तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यहां पर मेरे को तो भैया वही चीजें मिलेगी। किसी भी चीज को आप लेके मान सकते हो, कोई ईटिंग हैबिट्स या मान लो कि आपकी हाइजीन हैबिट्स कि आप कुछ अलग चीज करते हो बट बाकी लोग अलग चीज करते हैं तो वो नहीं इतनी ज्यादा फेमस होगी या वो सारे के सारे लोग नहीं मानेंगे, बजाय कि ऑलरेडी कम्युनिटी के अंदर कोई चीज स्टैब्लिश्ड है और फिर मैं वहां पर जाके कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। इट वाज अर्लियर इन द केस ऑफ फेमिनिज्म, जैसे पहले के टाइम पे जो पेट्रियार्कल सोसाइटी जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थी, डोमिनेंट थी, तब सोसाइटी ही ऐसी थी कि इट वाज नॉर्मलाइज्ड कि अपन ऑपरेशन करेंगे और फीमेल्स को डोसाइल बनाएंगे, सबमिसिव बनाएंगे, तो अगर कोई एक उसके अगेंस्ट में जा रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब सोसाइटी में कलेक्टिव थॉट प्रोसेस चेंज आया कि वुमेन को भी इक्वल सिटीजन बनाना चाहिए और उनका प्रमोशन होना चाहिए, तब अब जाके कोई आता है तो उसका वेलकम होता है। तो पहले के टाइम पे, इनिशियली टाइम पे कोई भी रिवॉल्यूशन है, कोई भी ड्रास्टिक चीजों के जो लोग होते जो उसको रेजिस्ट करते, इसलिए लोग उनको हीरोज मानते हैं क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स लिए हैं चेंज करने के लिए। प्रेजेंट टाइम के अंदर आप उसके अंदर कूद गए तो ऑलरेडी वो सिस्टम वो स्टैब्लिश, पुराने टाइम के लोगों ने वो सिस्टम स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट अभी अपन इसके अंदर देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स इज अ पैरामीटर टू चेक वेदर अ पर्सन इज हेल्दी और अनहेल्दी। अब सी क्या होता है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी होती है, जो भी उसका नंबर आता है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि पर्सन एक्सट्रीमली ओबीज है कि ओबीज है कि ठीक है, ऑप्टिमम उसका जो है बीएमआई है, हेल्दी है, मेल नरिश्ड है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली मेल नरिश्ड है। अब तो बीएमआई का फॉर्मूला क्या है, बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल्स टू जो वेट होगा उसका अपन करेंगे डिवाइड किससे, हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। वेट हम लेंगे केजी में, हाइट हम लेंगे मीटर्स में, तो अगर अपन यूनिट की बात करें तो वो हो जाएगा आपका केजी पर मीटर स्क्वायर। तो मान लो कि जो बीएमआई है वो है ना, वैसे तो इट इज़ नॉट अ गुड पैरामीटर बिकॉज इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें होती है कि आपके अंदर फैट परसेंटेज क्या है एक्चुअल में, बाकी सारी डिटेल्स, बट हाँ सरफेस लेवल के हिसाब से देखा जाए तो बीएमआई इज अ गुड पैरामीटर। अब एज वाइज भी ये चेंज होता रहता है, स्पेशली ये ढंग से वैलिड नहीं होता है ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए।
तो आपकी एनसीईआरटी में आई थिंक बिल्कुल लास्ट में इकोनॉमिक्स के अंदर है ना, चिल्ड्रंस की, गर्ल्स की और बॉयज की एज वाइज बीएमआई का नंबर दे रखा है। तो बीएमआई नंबर है वो चेंज होता रहता है। अब आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे लेट सपोज देयर इज अ गर्ल स्टूडेंट जिसकी एज है 14 ईयर्स और समथिंग मंथ्स, और उसकी जो बीएमआई आई है 15.2, तो ये कंसिडर होगी अंडर नरिश्ड में, मतलब कि जितना होना चाहिए बीएमआई उतना है नहीं। अगर एक लड़का है जिसकी एज है 15 साल और उसकी जो बीएमआई है वो आया 28, तो ये हो जाएगा आपका ओवरवेट। तो जनरली ये 5 होते हैं। इसके अंदर भी अपन सब कैटेगरीज भी बना सकते हैं कि मिनिमम ओबीज, ओबीज, एक्सट्रीम ओबीज और ऑन द क्रिटिकल कंडीशंस, और वैसे वैसे जनरल जो आपका रहता है वो क्या रहता है, नॉर्मल वेट आपका 18.5 से लेके 24.9 वैल्यू होती है। 18.5 से नीचे है तो अंडरवेट है, 24.9 मतलब 25 से जो है वो आपका ओवरवेट है। तो आपका जो बीएमआई है वो रहना चाहिए 18.5 से लेके 24.9 के बीच में। निकालने का तरीका क्या है, अपना वेट लो, उसको डिवाइड कर दो हाइट के स्क्वायर से, वेट होना चाहिए केजी में और जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मीटर के अंदर। अब सब लोग अपना कैलकुलेट कर सकते हैं बीएमआई, ठीक है। कमेंट्स के अंदर बताना कि क्या आपका बीएमआई है। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब जो मैंने चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि इनकम को चेक करने, मतलब सॉरी, कंट्री के डेवलपमेंट को चेक करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स है, जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट था इनकम। फिर मैंने बोला था चैप्टर के लास्ट में अपन देखेंगे कि इनकम के अलावा और भी पैरामीटर्स होते हैं, उससे भी अपन कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। तो जो सबसे फेमस वाला पैरामीटर है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, विच इज पब्लिश्ड एवरी ईयर बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। 3 पैरामीटर्स में ये कंपेयर करता है कंट्रीज को, एजुकेशन लेवल पे, हेल्थ के लेवल पे और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। अगेन पुरानी वाली एनसीईआरटी में ये जो नंबर्स है, ये जो डेटा है वो डिफरेंट है। 2025-2026 के हिसाब से ये वाले नंबर्स है। इनकम की बात करूं तो ये लेता है ग्रॉस नेशनल इनकम, जो भी आपकी है टोटल। पीपीपी इन डॉलर्स, पीपीपी होता है आपका परचेसिंग पावर पैरिटी। डॉलर में क्यों लिया है, बिकॉज सी पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर फॉर ऑल कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड, कि सब कंट्रीज में डॉलर कर दिया तो ठीक है, वो अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। वही एक चीज कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, कंपैरिजन कर क्या रहे, it is also done in a way that so that every dollar would buy the same amount of goods and services in any country। परचेजिंग पावर पैरिटी की आपकी जो लेट सपोज देयर इज अ बास्केट ऑफ गुड्स, वो बास्केट ऑफ गुड्स आपको खरीदने और आपकी जो करेंसी है वो डॉलर, तो हर एक कंट्री में वो कैसे कैसे कितना आप खरीद सकते हो। पैरिटी मतलब होता है आपका कंपैरिजन, परचेजिंग पावर पैरिटी। बट ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन में नहीं है, बस वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, के कंट्री के अंदर जो इंसान बर्थ लेता है वो उसकी एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ कितनी होती है लाइफ की, मतलब जितनी ज़्यादा 80+ मतलब वो बेटर ज़्यादा जिएगा बहुत सालों तक, वो 50-60 है तो मतलब वो कम जिएगा। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आई थिंक अप्रोक्सीमेटली थी 30-35 के बीच में। अभी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मोर देन 70 ईयर्स हो गई है। अगर अपन एजुकेशन के हिसाब से बात करें तो एजुकेशन आपसे जिसमें पैरामीटर दे रखा है, ले रखा है, वो लिखा है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ये नेट अटेंडेंस रेशियो से थोड़ा सा लगे। नेट अटेंडेंस रेशियो में अपन ने पढ़ा था कि 15 से 17 ईयर्स वाला लेते हैं, इसके अंदर वो लेते हैं 25 एंड अबव, तो बेसिकली ये नंबर ज्यादा होना चाहिए। और लास्ट में है इन सब के हिसाब से हमारी एसडीआई की रैंक। इसमें इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज, ऑब्वियसली डेटा याद नहीं करना है, इंडिया वाले को छोड़ के ये मैंने बोल्ड के अंदर भी कर दिया है। अब इंडिया के देखो, आप इनकम देखोगे, पर कैपिटा इनकम मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम 6,951। अब इसको आप कंपेयर करो नेपाल और बांग्लादेश से, तो इनकी तो कुछ भी नहीं है। बट जब आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे देखते हो तो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो पुरानी नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो दे रखी है 67.7। मैंने अभी 70+ बोली थी बिकॉज अभी मैं 2024-2025 के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ये डेटा पुराना है। पर अगर मैं नेपाल और बांग्लादेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखूंगा तो देखो वो हमसे ज़्यादा है, जबकि इनकम उनकी बहुत कम है बट उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे ज़्यादा है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देखेंगे हमारी 6.5 है, और अगर अपन रैंकिंग में देखें तो हमारी रैंक है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, तो हम अभी बहुत पीछे। हमसे बेटर कंट्री एचडीआई की टर्म्स में श्रीलंका है, जबकि श्रीलंका सबको पता है कितना छोटा सा नेबरिंग स्टेट है। वहाँ पे 25-26 साल तक आपके सिविल वॉर भी चली है, वो जो सेनाला और जो गवर्नमेंट के बीच में फाइट होती है। डिस्पाइट दैट श्रीलंका की जो रैंक है वो है आपकी 78, इंडिया की रैंक है 134। हाँ, बाकी कंट्रीज को देखोगे तो ऑब्वियसली हमसे पीछे नेबरिंग कंट्रीज में, बांग्लादेश को छोड़ के बांग्लादेश हमसे फिर भी बेटर है, उसकी 129 वाली रैंक है। तो ये वो क्राइटेरिया जिसके थ्रू अपन पता लगाते हैं कि है ना कौन सा कंट्री कितना बेटर है। अगर अपन एचडीआई की टर्म से बात करें, एचडीआई मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
HDR इज द रिपोर्ट नेम। इस रिपोर्ट में अपन निकालते हैं रैंकिंग HDI की। HDI के अंदर अपन 3 पैरामीटर लेते हैं, इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, हेल्थ, एजुकेशन। ठीक है, ये हो गया आपका HDI के रैंक। फर्स्ट नंबर पे क्या लगता है तुम्हें कौन सा कंट्री होगा? अब देखो जनरली एक चीज है, ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जितनी भी ऐसी लिस्ट निकलती है जो वर्ल्ड के बेस्ट कंट्रीज होते हैं वो आपके होते हैं नॉर्डिक कंट्रीज है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो जो आपकी फर्स्ट रैंक पे कंट्री है उसका नाम है नॉर्वे। जो लास्ट रैंक पे कंट्रीज होते हैं वो जनरली आपके अफ्रीकन कंट्रीज होते हैं। तो देयर इज अ कंट्री जिसका नाम है चैड, और एक कंट्री है नाइजर। ठीक है, तो ये होंगे आपके बॉटम 2 के अंदर, और आई थिंक नाइजर इज द लास्ट, और जो फर्स्ट पे जो कंट्री है उसका नाम है नॉर्वे। बट ये जो फर्स्ट और लास्ट वाले जो कंट्रीज है और जो नाम है ये आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं, तो ऐसे अपन को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आउट ऑफ 193, परचेजिंग पावर पैरिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, श्रीलंका इतने छोटे होने के बाद भी अपन से बेटर है। नेपाल और बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम से कम है, लेकिन उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे ज्यादा है। अब बात आती है कि HDI में ये सब चीज करते क्यों है। देखो, पहले बात होती थी सिर्फ डेवलपमेंट की, फिर बात मतलब डेवलपमेंट से वर्ड आ गया आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, अपन इनकम और उन सब की बात करने लग गए। बट अब इस डेवलपमेंट के आगे अपन ने प्रीफिक्स कर दिया, एक नाम कर दिया ह्यूमन। तो अपन ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं कि पहले के टाइम पे पैसों के टर्म्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में बात होती थी। आजकल इकोनॉमिस्ट ने कर दिया कि किसी भी कंट्री में कुछ भी होगा तो जो प्री रिक्विजिट कंडीशन है वो ह्यूमन के टर्म्स में देखी जाती है, कि उनकी हेल्थ, उनकी वेलबींग, उनकी इनकम, उनका डैमेज, उनका ग्रोथ। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर अपन मेन फोकस किस पे करते हैं? ह्यूमंस पे। आज भी अगर अपन देखें 2020 के अंदर सारे के सारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली अराउंड ह्यूमंस ही होते हैं। या तक आप या फिर आप नेगेटिव कनोटेशन में भी देखो तो मान लो लेट सपोज देयर इज मतलब कहीं पे है ना अर्थक्वेक आया, उस अर्थक्वेक के अंदर है ना इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ, लेट सपोज है ना 200-300 करोड़ का लॉस हुआ है। वो इतनी बड़ी बात नहीं होगी, बट बड़ी बात ये होगी कि उसमें कितने लोगों की डेथ हुई और कितने लोग इंजर्ड हुए। तो पॉजिटिव चीज में भी नेगेटिव चीज में भी प्रीफिक्स अपन ने कर दिया डेवलपमेंट के पहले क्या? ह्यूमन। तो सारा की सारी लिस्ट में जो भी अपन पैरामीटर्स निकालते हैं वो अराउंड किसके निकालते हैं? अपन ह्यूमंस के। ठीक है, तो सब कुछ ह्यूमंस के अराउंड ही निकालते हैं। लास्ट इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट जो अपन पहले वाले चैप्टर से पढ़ी रहे, बहुत ही एक फेमस लाइन है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। ये एनसीईआरटी में बॉक्स के अंदर एक लाइन दे रखी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है मैं पहले भी चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ। ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट टाइम पे है ना एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर रहा है, और ऐसा डेवलपमेंट ये अपन फ्यूचर जनरेशंस के लिए हम कुछ ना कुछ सेव करके रख रहे हैं। इस टॉपिक में एनसीईआरटी में 2 बॉक्स के अंदर एग्जांपल दे रखे हैं। एक वाला एग्जांपल मैंने लिख दिया है, वो है आपका ग्राउंड वाटर का। अब मैं अगर ग्राउंड वाटर की बात करूं तो ग्राउंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है ना, कि वो बारिश हो रही है, रिप्लेनिश हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन क्या है, मैंने बताया था कि ऐसा हो जाएगा फ्यूचर में अगर अपन इसी पेस से चलते रहे कि हमारा जो रेट ऑफ कंजम्पशन है वो इसके रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट से बढ़ जाएगा। तो मतलब ये जितना रिप्लेनिश हो रहा है, जितना ग्राउंड वाटर भर रहा है, उससे ज्यादा हम उसको यूज करने लग जाएंगे, तो अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नॉन रिन्यूएबल के अंदर। और नॉन रिन्यूएबल में कन्वर्ट हो गया तो आपको बताइए फिर उसको बहुत साल लगते बनने के अंदर। अब इसको एक स्कैरी डेटा भी दे रखा है कि 300 डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में अप्रोक्सीमेटली रिपोर्ट हुआ है कि जो वाटर लेवल है वो डिक्लाइन हो गया है 4 मीटर्स ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स। मतलब वाटर लेवल भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्रीज ओवर यूजिंग द ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। अब कभी कभी ये पैराग्राफ डायरेक्टली पूछ लेते हैं, कभी कभी डायरेक्टली इसमें से एक मार्क का क्वेश्चन आता है कि इंडिया के अंदर ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉइटेशन या क्रिटिकल कंडीशंस कहाँ पे है। तो सिंपल सी बात है, एक वहाँ पर होगी जहाँ पे एक्सेसिव फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर अपन एक्सेसिव ग्राउंड वाटर को एक्सेस कर रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण। तो आपके 3 स्टेट तो अपन को ऐसे ही पता है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ट्यूबवेल्स लगे हुए, ग्राउंड वाटर से पानी निकालते हैं और वो खर्च करते हैं। और कौन से स्टेट से जहाँ पे ग्राउंड वाटर है, जहाँ पे मान लो बारिश कम आ रही है तो भैया आप पानी पे डिपेंडेंट मतलब ऊपर से नहीं हो, तो आप फिर ग्राउंड वाटर से बहुत ज़्यादा पानी निकाल रहे हो यूज़ करने के लिए। थोड़ा सा ड्राई रीजन मान लो, प्लेटूस के बीच वाला, मतलब ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच वाला। और अगर अपन बात करें इसके अलावा और कहाँ पे हो रहा है, तो जो कंट्री में बड़े बड़े अर्बन सेटलमेंट्स है, बड़े बड़े जो शहर है जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, वो एक इतनी कंजेस्टेड एरिया के अंदर रह रहे कि उन्होंने पानी के एक्सेस के लिए अपने घरों के अंदर, अपनी बिल्डिंग्स के अंदर बोरवेल सिस्टम बना रखे। जैसे कि मान लो दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले 80 लाख प्लस 1 करोड़ 2 करोड़ वाले।
सो ग्राउंड वाटर ओवर यूज मैंने क्या बताया, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉस्परस रीजन है, जैसे आपका हो गया पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हार्ड रॉक प्लेटो एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया, वो जो रेन शेडो एरिया है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच का जो इलाका है, सम कोस्टल एरियाज एंड रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब एक प्रॉब्लम क्या है, जब ये कोई भी चीज होती है ना ऐसी जिसका एक्सप्लोइटेशन चालू होता है, तो वो किसी एक सिंगल रीजन को इंपैक्ट नहीं करता, ये ग्लोबल इशू बन जाता है। मतलब जैसे देखो, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजनल और नेशन स्पेसिफिक, आवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर। मान लो अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या एक दो कंट्रीज को ही नुकसान होगा क्या? हाँ, आप मतलब स्पेसिफिक होकर बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना बाल की खाल निकालना, कि स्पेसिफिक होकर आप बोलो तो ठीक है, इनिशियली ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा तो आपके कुछ स्पेसिफिक आइलैंड्स डूब जाएंगे या सुनामी आ सकती है, जो भी कंडीशंस मान लो। बट अगर अपन लॉन्ग टर्म्स में देखें तो पूरे कंट्रीज में सब जगह भी प्रॉब्लम आने वाली है। वैसे अगर मान लो आइस कैप्स मेल्ट हो गई तो भी सबको प्रॉब्लम आने वाली है, फॉरेस्ट फायर सब जगह पे लग रहे तो भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो बहुत बार क्या होता है कि आप कुछ प्रॉब्लम्स को तो बोल सकते हैं लोकलाइज्ड है, लेकिन रिलेटेड टू जो एनवायरमेंट वाली प्रॉब्लम होती है बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे इसमें जो दूसरा वाला एग्जांपल दे रखा है वो ये दे रखा है आपके फॉसिल फ्यूल्स का, पेट्रोल का। अब अगर अपन बात करें जैसे कि मिडिल ईस्ट की, तो मिडिल ईस्ट में फिर भी चलो अभी 30-40 साल का ऑयल बचा है, तो वो एक्सट्रैक्ट करेंगे 30-40 साल तक। यूएस के अंदर अकॉर्डिंग टू योर इनसाइड डेटा अगले 10 से 12 साल के अंदर वो भैया जो उनके पास में जो ऑयल का रिजर्व है वो खत्म हो जाएगा। अब जो पूरी वर्ल्ड है आपको पता होगा उसमें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है पेट्रोल की और उनकी रिफाइनरी की और आपके फॉसिल फ्यूल्स की, कि जब यूएसए में नेक्स्ट 10-12 साल में खत्म हो जाएगा तो वो नए रिसोर्सेस को प्रोक्योर करने के लिए इट विल वेज वॉर, बिकॉज यूएसए वो कर सकता है। और आपको पता भी होगा पहले के टाइम में मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के अंदर जो भी यूएसए ने जो कुछ भी किया 1990 से लेकर 2010 तक, उसके पीछे जो भी उसका मोटिव रहा होगा, उसमें कहीं ना कहीं एक हिडन मोटिव तो यही था ना कि जो ऑयल के रिजर्व्स है वो उनको अपने कंट्रोल के अंदर लेने। इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में भी कोई बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व्स नहीं है, हम भी भर भर के इंपोर्ट ही करते हैं। तो सिंपल सी बात है, कुछ सालों बाद जाके जब एक्चुअल में पूरे वर्ल्ड के अंदर है ना, हम मिडिल ईस्ट से मंगाते हैं, जब एक्चुअल में वर्ल्ड के अंदर आपके जो पेट्रोल के जो रिफाइनरीज है, जो पेट्रोल जहाँ पर मिलता है जितना भी है उसके रिजर्व्स जब कम होंगे तो प्राइजेस बहुत स्काई रॉकेट करेंगे। जब प्राइजेस स्काई रॉकेट करेंगे तो भैया हम जहाँ पर हमारे यहाँ पर नहीं है हम उसको बाहर से मंगाएंगे तो हमें वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। जितना ज़्यादा वो कॉस्टली बढ़ेगा तो इंडिया में उसकी प्राइस बढ़ेगी, जितना इंडिया में प्राइस बढ़ेगी लोगों को टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लोगों को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, वो अपनी डे टू लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो एवरीथिंग इज इंटर कनेक्टेड एंड एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। सो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस होता है कि आप ऐसे मत करो कि पास्ट में नहीं रहना है, आपको प्रेजेंट के अंदर रहना है और फ्यूचर के बारे में भी सोचना है कि पास्ट में तो हमने ऐसा किया तो चलो प्रेजेंट में भी ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको प्रेजेंट के अंदर डेवलपमेंट में भी करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि चलो सब कुछ छोड़ दो कि हो गया जो करना था, आप डेवलपमेंट करो, बट वो डेवलपमेंट इस पेस से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि आप एनवायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहे हो, बहुत आगे तक फ्यूचर में आप देख के कर रहे हो, मतलब 50 साल 100 साल देखकर। आप ये नहीं बोल सकते कि ठीक है अपन ऐसे एक्सट्रैक्ट करते कि 5 साल के अंदर अपन सारा कोल खत्म करेंगे, 5 साल के अंदर पूरा ऑयल खत्म कर देंगे, जो भी चीज है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिससे फ्यूचर में अभी कंट्रीज का ग्रोथ डिसाइड होगा। 1990s तक इतना ज्यादा फोकस नहीं था, बट अब आगे जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स या क्राइटेरिया बन जाना चाहिए आइडियली तो पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्कस करने के लिए। सो इसी के साथ ही अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू।